हेलो बच्चों। तो अपन अब चौथे चैप्टर के ऊपर हैं बच्चों, है ना। विद्युत धारिता अपन अभी इस समय पढ़ रहे हैं। देखिए चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो था संधारित्र और फिर समांतर प्लेट संधारित्र, वो हमने लास्ट पॉइंट से चालू कर दिया। मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने संधारित्र भी पढ़ा है और समांतर प्लेट संधारित्र भी पढ़ा है। मैंने आपको दो धारिताएं बता चुका हूँ, मतलब किस तरीके से उनका डेरिवेशन होता है। पहला डेरिवेशन अपन ने किसके लिए किया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य निर्वात अथवा वायु हो, और उस केस में अपन ने फॉर्मूला कितना लिखा था, याद होगा आपको, याद रखिए इस चीज को, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, जब प्लेटों के मध्य निर्वात या फिर क्या था, वायु थी। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य माध्यम पूर्णतः भरा था, है ना, तो ये क्या हो गया था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, इतना ही था। चलिए अब आगे हमें क्या करना है, आगे वापस से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो माध्यम है वो प्लेटों के मध्य पूर्णतः नहीं भरा हुआ है, वो अंशतः भरा हुआ है। तो यहाँ पर अपन समझिए कि समांतर प्लेट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य माध्यम अंशतः भरा हो। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक अपन कर रहे हैं। तो डायग्राम में साइड में बना देता हूं, डेरिवेशन देख लीजिएगा। आज अपन हो सके तो न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र बना लीजिए और कुछ इस तरीके का काम करें कि प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ा लीजिए, है ना, ताकि डायग्राम थोड़ा सुस्पष्ट दिखाई दे। तो हमने बोला कि ये प्लेटों के मध्य की दूरी हम डी मान करके चल रहे थे, वो डी है। एक प्लेट किसकी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, और दूसरी प्लेट किसकी होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। उतना का उतना माइनस, तो गिन लीजिएगा यहाँ पे 4 3 7 4 3 7। ठीक है, ओके। फिर प्लेटों के मध्य हमें क्या करना है, माध्यम को भरना है, और माध्यम को कैसा होना चाहिए, अंशतः होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अंशतः माध्यम भर रहा हूँ, पूरा नहीं भरा हुआ होना चाहिए, ये ऐसा। यहाँ पर माध्यम है और इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। ये माध्यम कितनी दूरी पर भरा गया है, तो आंसर है टी दूरी पर भरा गया है। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, पूर्ववृत्त जैसा पहले भी था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब काम करना चालू करते हैं बच्चों। अपन को क्या निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही कैलकुलेट करनी है। इंग्लिश में टॉपिक बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज फिल्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर हम मीडियम ही तो भर रहे हैं, और कैसा भर रहे हैं, अंशतः। अंशतः को बच्चों पार्शियली बोलते हैं, व्हेन मीडियम इज फिल्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। ओके, तो काम करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए। बच्चों ये थोड़ा समझिए, डेरिवेशन की स्टार्टिंग अपन ने हर टाइम विद्युत क्षेत्र से की। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के दो भाग हो गए। कैसे भाई, तो आप गौर करो कि इस टी में तो माध्यम भरा हुआ है, माध्यम का विद्युत क्षेत्र अलग होता है ना, एप्सिलॉन का भाग लग रहा था, याद आ रहा है क्या, वो कुछ ऐसा लिखा था माध्यम का विद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ऐसा आ रहा था। ये माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र था। जबकि इस तरफ तो वायु या फिर निर्वात ही है। ये वायु या निर्वात कितने भाग में है, तो गौर करो, टी में माध्यम है और टोटल दूरी डी है, तो फिर कितना हो जाएगा, डी में से किसको घटा दो, टी को घटा दो, तो फिर ये वायु या निर्वात वाला भाग बच जाएगा। ठीक, और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही है। तो हमने यही लिखना है, हमने क्या करना है वो समझिए। डेरिवेशन को थोड़ा तरीके से फॉलो कीजिएगा। क्या भाई, तो हम बोलेंगे डी माइनस टी भाग में विद्युत क्षेत्र,
ठीक है। d माइनस टी भाग में विद्युत क्षेत्र निर्वात वाला था तो हमने बोला ई नॉट आएगा। निर्वात के विद्युत क्षेत्र को अपन क्या लिख रहे हैं, ई नॉट लिख रहे हैं। और ये कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद में d माइनस टी का हो गया। अब t का देखो, t का कितना हो जाएगा, तुमने बोला t भाग में विद्युत क्षेत्र। टी भाग माध्यम वाला भाग था, ठीक है, इसलिए हमने लिखा ई और मीडियम। और ये कितना है, तो ये आंसर है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। पता चल गया। चलिए, अब जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र के दो भाग हो गए, ऐसे ही विभवांतर के भी दो भाग हो गए। आप ई इंटू डी लिखते हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, ये वाला ई डी कैसे यूज किया जाएगा, तो ये विद्युत क्षेत्र इतनी ही दूरी में है ना, तो इस विद्युत क्षेत्र को इसी दूरी से गुणा करेंगे तो फिर निर्वात वाला विभवांतर पता चलेगा। ठीक है, और इस वाले विद्युत क्षेत्र को माध्यम की दूरी से गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या माध्यम में कितना विभवांतर हम देख सकते हैं, वो देखा जाएगा। तो प्लेटों के मध्य परिणामी विभवांतर समझिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विभवांतर कितना होगा भाई, तो हमने बोला विभवांतर के दो भाग हैं। पहला भाग निर्वात से देखो, तो हमने बोला कि ई नॉट मल्टीप्लाई होगा किससे, डी माइनस टी से। ऐसा ही है, विद्युत क्षेत्र को दूरी से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र माध्यम की ही दूरी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, फिर सॉल्व करो, ई नॉट का मान कितना, आंसर है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा डी माइनस टी। फिर माध्यम वाला कितना होगा, तो ये होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर टी से वो मल्टीप्लाई। फिर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से ये क्या आ सकता है बच्चों, कॉमन आएगा नहीं आएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दोनों के अंदर है नहीं है। चलिए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, d माइनस टी, ये बच गया। और यहाँ पर देखो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट तो आ चुका, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। डन हो गया। चलिए, सिग्मा को और क्या लिख सकते हैं, q अपॉन a, तो हमने लिखा q डिवाइडेड बाय a, ये सिग्मा की जगह। फिर एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, और ये चीज जो चल रही है d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये विभवांतर हो गया प्लेटों के मध्य। जैसे ही विभवांतर आ जाता है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, धारिता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लेटों के मध्य, सॉरी, धारिता की परिभाषा से, इसे ऐसा ही यूज करें हैं, धारिता की परिभाषा से। हाँ भाई, धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q डिवाइडेड बाय V। फिर समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या होगा बच्चों, समीकरण 1 से मान रखने पर ये आएगा C बराबर Q डिवाइडेड बाय V। V की जगह देखो Q, और ये होगा A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट और A कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये ध्यान में रखो, और बहुत बार पूछा जाता है क्या भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य अंशतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अभी समझिए, ये सबसे कॉमन डेरिवेशन है जो कि नॉर्मली पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर एग्जाम के पर्पस में अगर कोई डेरिवेशन दिमाग में चलता है ना 2 नंबर का, तो ये डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये कितना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दिमाग में रह जाएगा। चलिए, अगर इस फॉर्मूले को आप देख रहे हैं, उतार लीजिएगा इसे, अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, यदि
ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसके रूप में किसी चालक प्लेट को रख दिया जाता। टी दूरी पर किसको रख देते? चालक प्लेट को। जैसे चांदी की प्लेट रख दी, पैसे ज्यादा है तो चांदी की रख देना, ठीक है। ये सोने की रख दी या फिर तांबे की रख दी या एल्यूमिनियम की रख दी, किसी भी चालक प्लेट को अगर रख देते तो फिर इस धारिता का सूत्र क्या बनता? क्या बनता? तो हमने दिमाग लगाया क्या भाई कि अगर चांदी की प्लेट होती या किसी चालक की प्लेट होती तो चालक की प्लेट के लिए एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक अनंत होता है। तो इस सूत्र में एप्सिलॉन आर जहां जहां है वहां वहां अनंत रख दीजिए। ठीक, यहाँ पे अनंत रख दोगे तो यहाँ पे जैसे ही अनंत रखोगे ये 1/अनंत या t/अनंत कितना हो जाएगा? अनंत नीचे है तो 0 हो जाएगा ये पूरा भाग। तो ठीक, तो ये हट जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो फिर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय d माइनस टी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, इसे उतार लीजिएगा। इसके बाद में अपन काम जो कर रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था वो कुछ ऐसा है। यदि ओके, ये कुछ ऐसा है। यदि चालक पदार्थ को अंशतः भरा जाए, चालक पदार्थ को अंशतः भरा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमने बोला कि उस केस के अंदर एप्सिलॉन आर बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? तो आंसर है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर की जगह कितना? अनंत। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। बताओ भाई, धारिता बढ़ रही है या घट रही है? हमेशा ध्यान में रखना, माध्यम बीच में रखोगे धारिता बढ़ेगी। यहाँ पर भी बढ़ी है बच्चों, देखो डी। अगर कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात होता, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी होता। चलिए, जैसे ही उस चालक प्लेट को रख दिया तो डी माइनस टी। हर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। हर में कमी आई तो फिर पूरी राशि में क्या होगी? वृद्धि होगी, नहीं होगी? तो ये बात ध्यान में रखना, हर एक केस में धारिता में तो वृद्धि होने ही वाली है। ठीक है, ये पता चल गया, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल एक साथ ही कर लेते हैं, है ना। तो एक बार के लिए इसका नेक्स्ट डेरिवेशन में कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है? यहाँ पर देखो, जब चालक प्लेटों के मध्य माध्यम अंशतः भरा था, अब यहाँ पर विभिन्न माध्यम अंशतः भरे हों। नेक्स्ट हेडिंग है, जब चालक प्लेटों के मध्य विभिन्न माध्यम डाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या है? विभिन्न डाल लीजिएगा बीच में, विभिन्न माध्यम अंशतः भरे हुए हों। तो फिर वो डायग्राम कैसा होगा वो समझे? चलिए, तो ये मैं मिटा रहा हूं अभी। अरे देवताओं, पढ़ना चालू कर दो, है ना। अब आप बोलोगे देवताओं क्यों बोल रहे हो सर? अरे तुम सब बच्चे हो बच्चों, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना। ओके, हाँ, तो देखे, चलिए अपना नेक्स्ट है, जब माध्यम जो है विभिन्न माध्यम भरे हुए हों। तो अब समझिए डायग्राम कैसा बनेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, कैलकुलेशन संभाल लेना भाई। एक प्लेट किसकी होगी? प्लस की। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक प्लेट माइनस की। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है? माध्यम भरने हैं, और बहुत सारे माध्यम भर देने हैं। तो बहुत सारे माध्यम भर दो भाई। विभिन्न माध्यम में आप n माध्यम भी लिख सकते हैं। n माध्यम अंशतः भरे हुए हैं। तुमने बोला कि ये पहला, समझना भी इस चीज को, ये थोड़ा समझने लायक है। पहला, ये दूसरा माध्यम, ये तीसरा माध्यम। इसी तरीके से बीच में बहुत सारे माध्यम है, लास्ट में nवां माध्यम। तो पहला माध्यम, अगर ये पूरी दूरी, अब समझना, ये पूरी दूरी t मान रहा हूं मैं, और इस t के विभिन्न भाग हैं। जैसे पहला माध्यम
T1 दूरी पर, और इस पहले माध्यम का परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R1। दूसरा माध्यम T2 मोटाई पे भरा हुआ है, इसका परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R2 है, ठीक है। फिर तीसरा माध्यम T3 है, इसका एप्सिलॉन R3। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे तो मेरा जो मैं बोल रहा हूं उसे समझ लीजिएगा। पहले माध्यम के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, दूसरे के लिए एप्सिलॉन R2, तीसरे के लिए एप्सिलॉन R3, ठीक है। चलिए, ऐसे ही लास्ट वाले की मोटाई अपन ने Tn मानी, ठीक, और ये इसके लिए क्या हो लिखोगे एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक लिख दीजिएगा, ठीक। अब प्लेटों के बीच की दूरी तो अभी भी d है बच्चों, तो फिर हवा कितने भाग में रही, तो हमने बोला कि हवा जो है वो इस d में से किसको घटा दूं, t को घटा दूं, है ना, इस t को घटा दीजिएगा, तो फिर यही तो भाग हवा है। तो यहाँ पे आप इंडिकेट भी कर दीजिएगा कि t वास्तविकता में है क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 क्या बच्चों Tn, ये ध्यान में रखें, है ना। चलिए काम करें भाई, परावैद्युतांक निकालना है हमें, सॉरी परावैद्युतांक नहीं निकालना, धारिता निकालनी है। तो धारिता कैसे निकालेंगे, हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, हमें विभवांतर चाहिए, और फिर धारिता का सूत्र लगा देंगे। तो डायरेक्ट ही विभवांतर निकालूंगा बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरीके से काम होगा। तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मैं फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको। विद्युत क्षेत्र जो निर्वात वाला होगा वो तो कितना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और निर्वात कितनी दूरी पर है, डी में से किसको घटाएंगे, टी को घटा देंगे, ठीक है। फिर पहला वाले इसमें विद्युत क्षेत्र अलग है, 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 सब में विद्युत क्षेत्र अलग है। तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R1। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन R2, ऐसे ही एप्सिलॉन R3 आ जाएगा, ऐसे ही एप्सिलॉन Rn आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो काम करना चालू करते हैं। हमने लिखा प्लेटों के मध्य विभवांतर, ये डायरेक्ट यहां से मध्य विभवांतर, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बनाने के लिए है। नॉर्मली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थोड़े कम ही पूछेंगे, थोड़े क्या अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर हमारे लिए तैयार कर रहा है। देखिए तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा V बराबर, देखिए पहले तो निर्वात वाला विभवांतर, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र और निर्वात की दूरी से, निर्वात की दूरी कितनी है d माइनस टी। फिर पहले माध्यम के लिए देखेंगे तो पहले माध्यम का विद्युत क्षेत्र होगा E और EM1, ठीक है, और गुणा करेंगे पहले माध्यम की दूरी से। पहले माध्यम की दूरी कितनी दिख रही है हमें T1, ठीक है, इतनी मोटाई पर तो है। फिर दूसरे माध्यम के लिए देखो तो हमने इसको लिखना है दूसरे माध्यम का विद्युत क्षेत्र EM2 और उसकी मोटाई से गुणा कर दिया। फिर तीसरे माध्यम का विद्युत क्षेत्र EM3 और गुणा करेंगे तीसरे माध्यम की मोटाई से। इसी प्रकार nवें माध्यम का विद्युत क्षेत्र EMN गुणा होगा nवें माध्यम की दूरी से, ठीक है। इस तरीके से ये काम चलता जाएगा। अब देखो E नॉट कितना है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो था, किससे गुणा होना चाहिए d माइनस टी से, और t अपन ने डिफाइन कर दिया बच्चों वहां पर। चलिए नेक्स्ट देखो EM1 पहले माध्यम का विद्युत क्षेत्र कितना बताया था सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और पहले माध्यम का परावैद्युतांक, फिर ये गुणा हो रहा है किससे T1 से। फिर दूसरा देखो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R2 दूसरे माध्यम के लिए, फिर T2 से। फिर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R3 गुणा होगा किससे T3 से। लास्ट सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R4 और R4 का आएगा Rn आएगा और Tn आएगा। एप्सिलॉन Rn है और वो Tn है, ध्यान रखिएगा। अब गौर करो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो हर जगह आ रहा है, कॉमन लो भाई, तो ये होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, क्या बच रहा है d माइनस टी। यहां पर देखो t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r था क्या, यहां पर हो गया t1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r1, फिर T2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2, फिर T3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R3 डॉट 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 Tn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन Rn, हो गया डन। चलिए ये विभवांतर आ गया।
फिर इसे और सॉल्व कर सकते हैं क्या? हमने बोला हाँ कर सकते हैं भाई। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो? Q डिवाइडेड बाय A। तो हमने लिखा सिग्मा की जगह Q डिवाइडेड बाय A। एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट था, और ये चीज ऐसी की ऐसी क्या भाई? D माइनस टी प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn हुआ। चलिए अब इसके बाद में देखो, ये बहुत हो चुका है। अब क्या करेंगे? धारिता। तो हमने लिखा धारिता की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q डिवाइडेड बाय V। मान रखो बच्चों Q डिवाइडेड बाय V क्या होता है? अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको क्या भाई कि Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाता है, यही तो होता है क्या? चलिए तो अब मैं चलो काम में कर देता हूँ। Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ये। चलो अब ये नीचे ही आएगा ये बच्चों, D माइनस टी प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये थोड़ा समझना, थोड़ी राइटिंग थोड़ी खराब जा रही है यहाँ। आप बोलोगे सर आपकी राइटिंग बढ़िया थी कब? हैं? हाँ बच्चों वैसे भी कभी बढ़िया रही नहीं, कुछ ज्यादा जल्दीबाजी कर देता हूँ मैं, है ना। चलिए तो ये समझ में आया होगा। तो ये Q से Q क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया है, नीचे भाग में क्या बचेगा? ये सारी रामायण क्या भाई? D माइनस टी प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये है धारिता। आप गौर करो वही फॉर्मूला चल रहा है अंश वाला। अंश वाला क्या था? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम था इसलिए T डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। यहाँ पर n माध्यम है तो उनके लिए जुड़ता गया T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन R। यही तो है, सेम वही पैटर्न है, चेंज था ही नहीं बच्चों। तो समझ में आ गया ये? अब एक सवाल अगर मैं आपको दे दूं, आज के लिए इतना ही है। अगर एक सवाल मैं आपको दे दूं कि यदि ये जो माध्यम है, विभिन्न माध्यम, वो पूर्णतः भरे हों, पूर्णतः भरे हों इसका मतलब क्या है? हवा है ही नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर पूर्णतः भरे हुए हों तो फिर धारिता क्या होगी? हवा नाम की कोई चीज नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे माध्यम भरे हुए हैं, तब धारिता क्या होगी ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके ऊपर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। ओके ऑलराइट।